नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर के प्रतिपक्ष ने संसद में जमकर सरकार को घेरा है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि हमने पहले ही आसन को कह दिया था कि सब सदस्यों को इस मुद्दे पर जमकर बोलने दीजिए, हम एक एक पहलू का जवाब देंगे। आनंद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि 65 मुल्कों की यात्रा नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। क्या देश को बता सकते हैं कि इनसे हासिल क्या हुआ है? दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को फ्रेम में नहीं आने देते हैं ताकि उनके फोटो खराब नहीं हो। उन्होंने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जमकर भुनाने की कोशिश की गई, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन 1971 के युद्ध में कभी इंदिरा गांधी ने अपना क्रेडिट नहीं लिया। कहा कि सेना की विजय है और देश की विजय है, सेना ने इसमें अपना शौर्य दिखाया, इसी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए हैं। चले हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कि इस मुद्दे को लेकर के किस तरह की सियासत रही संसद में। मोदी सरकार विदेश नीति को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बताना चाहिए कि उनके 65 विदेश दौरों का क्या नतीजा निकला। शर्मा ने आरोप लगाया कि पीएम ने अपने एक भी विदेश दौरे की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को संसद से बताना जरूरी नहीं है। Our Prime Minister has made 5 visits. We have concerns. There's of course the domestic developments we don't talk about, but there is a visible some kind of instability and turmoil there also after the change from Barack Obama to President Donald Trump. Now PM has not told us except the joint statements which come कि बातचीत क्या हुई, उनके और ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप की। जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो हमने देख लिया। आई वुड आस्क द स्ट्रेट क्वेश्चन, व्हाट हैव वी अचीव्ड? वी हैव क्रिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, डिफेंस इंटरेस्ट। आनंद शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश नीति का भी जिक्र किया और उन्होंने 1971 में सेना की जीत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कभी कोई बयान नहीं देने की बात कही। मोदी सरकार के कार्यकाल में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शर्मा ने इस बात का जिक्र किया। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि मैं विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर पहले भी सवाल उठते रहे। कुछ समय पहले गोवा में अमित शाह ने तो मोदी के विदेश दौरों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के बीच तुलना तक कर दी थी। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो मनमोहन सिंह ने पूरे कार्यकाल में 80 यात्राएं की थी, वहीं मोदी 3.25 साल के कार्यकाल में 65 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, अभी आपने सुना कि किस तरह से राज्यसभा में आनंद शर्मा ने सवाल उठाए नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, भाजपा नेता आलोक भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता नगेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी मुल्क के शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर किसी मुल्क में जाते हैं, क्या तो तुरंत रिजल्ट मिल सकता है और उन पे किसी तरह की कोई सियासत होनी चाहिए? ऐसा है योगेंद्र जी, अगर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के मुखिया किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वो आंतरिक मामलों में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुखिया का वहां जाना 2 चीजों के लिए होता है। एक तो पहले से ग्राउंड वर्क हो जाता है, तो कुछ समझौतों पे साइन किए जाते हैं, उसका पूरा वर्क पहले हो जाता है, एक औपचारिक काम रहता है। दूसरा यह है कि एक समझ विकसित करना होता है। ये 2 उद्देश्य होते हैं सरकार के या राष्ट्र के मुखिया का वहां जाना। जहां तक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की ज्यादा यात्राओं को लेके एक हमारा कांग्रेस या दूसरे विरोधी दल ये कह रहे हैं ज्यादा यात्रा की, ये इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि उससे उपलब्धियां क्या हासिल हुई और उपलब्धियां क्या हासिल हम करना चाहते थे, क्या वो हुई।
तो अगर इसमें, मैंने इसी चैनल से पहले भी कहा है कि बीजेपी ने 2014 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये स्पष्ट किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी विदेश नीति को रीबूट एंड रीविजिट करेगी और उसमें कंटेंट, प्रोसेस और गोल्स तीनों को रीबूट और रीविजिट करेंगे। अगर उस संदर्भ में देखें तो विदेश नीति एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में बनती है और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश आज जिस तरह का है, जैसे अगर इंदिरा गांधी के टाइम में एक परिवेश था, ज्यादा पॉपुलिज्म नहीं था, लेकिन आज मीडिया का जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, सोशल मीडिया और दूसरा का, तो पॉपुलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और उस आधार पे हम देखें तो सभी देशों की विदेश नीति में एक राजनीतिक पक्ष से एक शिफ्ट हुआ है और उसमें आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष मजबूत हो गए हैं। हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो अपना आर्थिक हित सिद्ध करना और अपना सॉफ्ट पावर के रूप में अपना प्रभाव बढ़ाना। हर राष्ट्र ये कर रहा है, तो भारत, चीन या दूसरे राष्ट्र भी वही कर रहे हैं। और उसी आधार पे हमारे यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एक सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं, भारत की ग्लोरी को रीस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। यही चीन के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि चीन के राष्ट्रवाद को रीइन्वेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो ये सभी देश कर रहे हैं। अब यह है कि हमने हासिल क्या किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक पक्ष हैं वो दोनों पार्टियों के जब समझ होगी और दोनों का हित पूरा होगा तब नेगोशिएशन होगा। ट्रेड नेगोशिएशन तो वहां तक ठीक है, मुख्य मुद्दा है वो सामरिक और सुरक्षा संबंधी हित हमारे पूरे हुए या नहीं हुए, क्योंकि विदेश नीति के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पे हम कुछ उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। दो बातें होती है डॉक्टर साहब, यहाँ पे समीक्षा करना एक अलग बात है और एक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना अलग बात है। तो समीक्षा तो हो सकती है, बाकायदा मुझे लगता है कि विदेश दौरों की हाउस में रिपोर्ट भी पेश की जाती होगी या जानकारी देने की परंपरा डालनी चाहिए, अगर नहीं है तो जिस तरह से हम भुनाते हैं उन्हें। दूसरा, इस पर राजनीति करना, दोनों में अंतर है। तो क्या वास्तव में राजनीति करनी चाहिए? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए और यहां तक कि प्रधानमंत्री या जो भी जाते हैं वो शायद मेरे ख्याल से संसद में भी उनका खर्चा है वो नहीं रखा जाता है, वो शायद ऑडिट का भी पार्ट नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे जानकारी है। तो इस स्थिति में जो विदेश नीति के उद्देश्य हैं या सिद्धांतों उनके आधार पे हमारा हित पूरा करने का एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो है कूटनीति। अब है कि हम कूटनीति में कितने सफल रहे, कितने असफल रहे। मेरा व्यक्तिगत असेसमेंट ये है कि हम कूटनीति में ज्यादा सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी देश से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं इसका मतलब हमारी कूटनीति कमजोर हो गई है। क्योंकि अगर रिश्ते अच्छे बन रहे हैं तो हमारी कूटनीति सफल है। तो हमारे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं, चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ भी ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं है। नेपाल की हमने सबसे ज्यादा मदद की प्राकृतिक आपदा में, तो नेपाल भी उससे नाराज हो गया। तो हम इस आधार पे देखेंगे राष्ट्र व्यवहार कैसे करते हैं, हर राष्ट्र का व्यवहार कैसे होता है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। छोटे और बड़े राष्ट्र के बीच में जब व्यवहार की बात आती है, अगर बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र के मामलों में जेन्युइनली भी अगर वो एक इंसानियत के आधार पे भी ज्यादा रुचि लेता है तो वहां संदेह होता है कि ये बड़ा है, हमारे पे दबाव बनाएगा। तो अगर हम भारत पड़ोसी देशों, तो छोटे पड़ोसी देश हैं, उनके मामलों में कहीं ज्यादा रुचि लेगा तो भारत की वो संदेह की नजर से देखेंगे। अगर भारत रुचि नहीं लेगा तो ये भारत को अक्यूज करेंगे कि इतना बड़ा है, भारत मदद नहीं करता, करनी चाहिए। तो इसलिए हमें कूटनीति ऐसी करनी चाहिए, ऐसा संतुलित होनी चाहिए कि हम हमारा हित पूरा करें और दूसरे राष्ट्रों को यह एहसास दिलाएं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपका राष्ट्र हित पूरा करने में सहायक बन रहे हैं। तो ये कैसे किया जाए, इसमें हम ज्यादा सफल नहीं है। आपके पास में लौटूंगा। नगेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। नगेंद्र जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्ववर्ती हमारे जो शासन अध्यक्ष रहे हों या जो रूलिंग पार्टी के हेड रहे हों, यानी कि प्रधानमंत्री रहे हों या राष्ट्रपति रहे हों, उनकी यात्राओं पे इस तरह से जिक्र होना नहीं चाहिए। बात एक अलग है कि उसकी समीक्षा हो और अगर कहीं बात हो, लेकिन अभी हम कुछ देख रहे हैं कि इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मेरे ख्याल से ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। क्योंकि जो हमारी विदेश नीति होती है वो सबसे पहले हमारे राष्ट्र के हित उसमें सर्वोपरि होता है। और जिस तरह की परिस्थितियां लगातार जो है बन रही है हमारे आसपास, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना उसमें बिल्कुल वाजिब है।
क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से चीन के साथ हमारे रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बढ़ी हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ हमारी एक दूरी बनती जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है, और वहीं अमेरिका से जो एक्सपेक्टेशंस हमारी रही है वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है हमें यूज करता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है, और जब इस तरह के प्रश्न खड़े किए जाएंगे तो उसको राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टि से। और यही बात जो है आज राज्यसभा के अंदर हमारे जो सम्मानित सीनियर हमारे जो हैं सतीश शर्मा जी, उन्होंने उठाए, और उनके प्रश्न बिल्कुल सही है। आप बताइए कि जिस तरीके से हम जो है हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें जिस तरीके से तलखी आ रही है, पाकिस्तान को लेकर हम लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, चाइना का सपोर्ट जो है पाकिस्तान को बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जो है चाइना को हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा कश्मीर है, वो जो है उसकी कुछ जमीन जो है चाइना को दे रहा है। उस पर जो है बाकायदा OROB का प्रस्ताव जो है उसके अंदर वो जो व्यवस्था रही उसमें भी हम आइसोलेट हो गए। हम अगर हमारे काउंटर पार्ट चाइना को जो है इसके लेकर हम जो है बातचीत से हम समाधान नहीं निकाल पाए। यही कारण रहा कि जो NSG का जो विषय रहा उस पर भी जो है चाइना का वीटो आ गया, हम चाइना को जो है समझा नहीं सके उस मुद्दे को लेकर। तो ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं वहां पर, तो इन प्रश्नों का जवाब तो जो है कहीं ना कहीं लिया ही जाएगा। उसमें कहीं राजनीति वाली बात नहीं, ये राष्ट्र हित की बात है। और ये भी प्रश्न है कि आज तक जो है संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा को लेकर कोई बात जो है सदन में नहीं रखी कि हाँ हमारी इस देश की जो विदेश यात्रा रही उस पर हमने क्या उसका निकल रहा है, क्या देश को फायदा मिल रहा है इस चीज। आ रहा हूं मैं, आलोक भारद्वाज जी हमारे साथ में है। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर के बीजेपी से जमकर भुनाने की कोशिश कर रही थी। कितने मुल्कों की यात्रा, कई जगह पे वर्षों बाद में कोई प्रधानमंत्री गया है, या फिर ये कहें कि कई जगह ऐसी भी हैं जो नरेंद्र मोदी पहुंचे, अभी तक आजादी के बाद में कोई गया ही नहीं है। एक इतिहास भी बना रहे थे, लेकिन अब प्रतिपक्ष उसे एक राजनीतिक नजरिए से देखना शुरू किया है। वजह साफ है कि जब पॉपुलरिज्म की स्थितियां बनती हैं तो सामने वाला उसको सहजता के साथ भुनाने भी नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा जब बनता है तो उसका जवाब भी राजनीतिक तरीके से ही दिया जाता है। शायद यही वजह रहे कि राज्यसभा में अब तक किसी प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरह की चर्चा ही नहीं हो रही है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि खाने की थाली का भी जिक्र होने लगे राजनीतिक दलों में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी तो दौरों से शुरुआत है। देखिए योगेंद्र जी, इतनी देर से मैंने अभी सुना और आपने भी सब चीजें सुनी हैं, और अभी आपने कही, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो एक चीज सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अभी कहने को रहेगा राज्यसभा में। अब देखा सरकार के 3 साल में काम की कोई कमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, बोलने को कुछ है नहीं, तो राज्यसभा में बौखलाहट में आदमी क्या करे कि बोलो ठीक है साहब यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट क्या है ये भी तो सोचा। उन्होंने कहा कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूं। वो सबसे बड़ी चीज आप जो कह रहे हैं उसी फ्लो में मैं आगे जोड़ना चाहूंगा। आप जो कह रहे हो, आप जो बताया है कि ये समझने की कोशिश करें, आनंद शर्मा यही समझने की कोशिश करना चाह रहे थे कि सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि 65 मुल्कों की यात्रा की है, उसका असर क्या हुआ। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए और एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वो भी स्वीकार है कांग्रेस को, उसके लिए इनकार नहीं किया उन्होंने। तो सबके सामने आ रहा है इसलिए स्वीकार है इनको। सर मेरा एक छोटा सा सवाल तो सुनिए, लेकिन उसके आगे उनका जो सवाल था कि हम मानते हैं कि हमारे देश का नेता प्रधानमंत्री कई मुल्कों में जा रहे हैं, आप अपनी ग्लोबल इमेज भी बनाने की कोशिश करिए, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम विश्व को ये कहने का मैसेज दे रहे हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत की स्वीकारोक्ति सब जगह, लेकिन पाकिस्तान हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए अभी आपने कहा कि आप अपनी इमेज बनाने की, नरेंद्र मोदी की इमेज नहीं भारत की इमेज बन रही है। वो खुद कहते हैं कि मैं भारत के राष्ट्र पहले है। हम खुद कहते हैं, ये चाहे कोई भी आरोप लगा कि मोदी अपनी इमेज, मोदी जी खुद की इमेज कुछ नहीं बना रहे हैं, वो देश की इमेज बना रहे हैं। आप ये देखेंगे आज से पहले भी और भी जाते थे, इनके भी लोग जाते थे, गए सिर्फ लंदन गए, यहाँ गए, मिले, मीटिंग करी, आ गए, लेकिन वहां जाकर प्रवासी भारतीयों से आप पूछिए, उनकी भी जनसभाएं ली नरेंद्र मोदी जी ने। और ऐसा नहीं है जो देश का नागरिक जो बाहर रह रहा है हमारे देश का, उसका भी वहां गौरव बढ़ा है। वहां पे आप सब चीज देखेंगे, आपस में जोड़ना, और इन सब के दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है कि हाथ के हाथ आ जाता है। योगेंद्र जी, आलोक जी, वो NRI भी कहने लग गए कि हमें जो वोटिंग राइट का वादा किया था
अभी तक उस वादे में भी पूरा जो कॉन्सेप्ट सामने आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है। क्या हुआ ये तो बताइए आप। देखिए नगेंद्र जी, जो भी है ना आपने कहा इसको बताइए, सब चीजों के दबाव मिल जाएंगे आपको हर चीज के दबाव मिलेंगे। चलिए जवाब चलिए मैं आपके पास में आऊंगा जब आप एक बार पूछना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आलोक जी, सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि मैं एक एक बात का जवाब दूंगी। आनंद शर्मा ने जो बातें उठाई हैं उन्होंने ये कहा कि पूरा मुल्क इस बात को स्वीकार कर लेगा कि नरेंद्र मोदी साहब जहां पे गए और भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल भी की। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के गुरु नहीं बन पा रहे हैं अभी तक। वो हमें जो भी चीजें सर्जिकल स्ट्राइक से एक मैसेज होना चाहिए तो उनका कहीं तंज भी था और एक व्यंग भी था कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मैसेज देने की कोशिश की थी, या म्यांमार में जब जाकर के उग्रवादियों को मारा गया था तो एक मैसेज उस वक्त के रक्षा मंत्री जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं पर्रिकर साहब, उन्होंने कहा था कि अब पड़ोसी मुल्कों को भी समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के हाथ कितने बड़े और कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन उसके बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, लगातार सीज फायर का उल्लंघन, आकर के घुसपैठ करना। ये एक थोड़ा सा उन लोगों का है कि हम अभी हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उन्हीं पे हम प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। हमारी इमेज, हमारी ताकत, उसका एहसास उनको नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, प्रेशर नहीं होता है। आज पाकिस्तान की हालत तो अंदरूनी खुद सबको पता है कि क्या हालत हो रही है वहां पे। ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं प्रेशर नहीं बना पा रहे सर, तो उनके हर जगह हालत की बात मैं वही कह रहा हूं, उसका इससे जुड़ाव नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि आप ये क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं प्रेशर नहीं बना पा रहे, क्या प्रेशर नहीं है। आप ये देखेंगे कि जिस तरह की हो रही है तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऐसे नहीं 60 साल में इस देश की इस हालत में किसने पहुंचाया, तो ये भी तो आप देखें। हिंदी चीनी भाई भाई किसने कहा था उस जमाने में, उसके बाद क्या परिणाम निकले थे। आज कोई भी बीजेपी के सभी नेता एक बात बोलते हैं कि 60 साल से ये हो रहा था, पूर्ववर्ती सरकार से किसी ने नहीं पूछा। अगर हमारे नेता ये कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता ये करते हैं। देखिए कांग्रेस के नेता ये सब कुछ करते थे, कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, देश को पीछे धकेल दिया। ये तमाम कमियां थी, तभी तो यहाँ मजबूत बहुमत के साथ में आपको बैठा है। अगर आप भी उस लीग पे जाएंगे, नहीं ये कह करके बचाव नहीं हो सकता कि आप ये बचाव कर ही नहीं रहा। बचाव की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, जो भी चीजें जनता को सब दिख रहा है। लेकिन उस सवाल का जवाब भी नहीं आ पा रहा है, उस सवाल का भी जवाब नहीं आ पा रहा है कि जो सवाल आनंद शर्मा ने उठाए हैं, कोई मुझे लगता है कि ऐसे गलत सवाल नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि मान लो कि अगर जब बीजेपी इस बात को, आनंद शर्मा जी क्या जानना चाहते हैं पाकिस्तान पे, क्या कहना चाहते हैं, मैं आप ये बता रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि 65 देशों की यात्रा मोदी साहब कर चुके हैं, उनको मिला क्या, उनको उपलब्धियां चाहिए कि क्या है। तो उपलब्धियां की तो आप देखेंगे सबको बताया, जब भी गए यात्राओं में आप भी देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरह से स्वीकार किया है। ट्रंप ने आपको सारी सब चीजें आज ऐसा नहीं है कि मैं 10 मिनट में आपको बता दूंगा, सब चीजें हर व्यक्ति के साथ स्वीकार है। आपने कहा कि ट्रंप ने स्वीकार किया, ये नगेंद्र सिंह शेखावत जो बोलना चाह रहे हैं, इनके जो अल्फाज हैं मैं वहीं पे होठों से बाहर नहीं आने दे रहा हूं। उनका सीधा सवाल यही है कि ट्रंप साहब से सबकी निगाहें इस बात को लेकर के टिकी थी कि 1SB वीजा जो है उसका क्या होगा। कि आपने कहा अभी सब चीज आपने देखा कि 1SB वीजा का क्या होगा। जब भी ये मैं आपको समझता हूँ कि सरकार जो भी प्रयास रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक का, देश के नागरिक का नुकसान नहीं होगा। जिसने सुना है नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। आलोक जी आपको पता नहीं है, पता की बात नहीं है, लेकिन आप पे चाहते हैं आज उस पर भी कार्रवाई होगी। प्रयास अगर जानिए, उनको वीजा मिलने में दिक्कत हो रही है। ये प्रयास प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उसके बारे में कोई बढ़ती है ना, तो कई लोगों को जलन लगती है। आप अमेरिका की तरफ जो है अपना सहयोग अमेरिका के साथ बढ़ाना चाह रहे हैं, अमेरिका के साथ सहयोग भारत के साथ अमेरिका सहयोग बढ़ाना चाह रहा है। आप इसको ऐसे कहें, बिल्कुल। तो कहा अमेरिका आपका जो है पेरिस समझौते के ऊपर जो है वो भारत का उल्लंघन करता है, भारत को जो है दोषी करार देता है। वो अब नगेंद्र जी देखिए, नकारात्मक चीजें तो आप निकालना चाहेंगे तो आदमी हर जगह से निकालता रहेगा। एक बात दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, मैं डॉक्टर साहब है हमारे साथ। डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि देखिए ये बात सही है कि फ्लोर मैनेजमेंट हम हाउस के लिए कहते हैं कि संसद में जिसने फ्लोर मैनेजमेंट किया, प्रतिपक्ष को भी विश्वास में लिया, और अगर कहीं कोई बात भी उठती है तो बड़े शालीन तरीके से उससे हम बाहर निकल कर गए। ये सरकार की गुडविल होती है, आपका बेहतर मैनेजमेंट होता है। इसी तरह से हमारी डिप्लोमेसी पर डिपेंड करता है कि आप पड़ोसी मुल्क हो चाहे दूसरे देश हो, आप अगर उनको किसी भी नजरिए के साथ में साम दाम दंड भेद के जरिए आप अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपने हर्डल्स को दूर करा लेते हैं उनसे, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कूटनीतिक हो किसी देश की विदेश नीति नहीं हो सकती। हम एक एक करके हमारी पड़ोसी मुल्कों से दूरियां बनाते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि हमारे जो पूर्व के पारंपरिक हमारे जो गहरे दोस्त रहे हैं, जिसमें रसिया का सबसे बड़ा नाम है, या फिर कहें कि फलस्तीन का नाम है, इंदिरा गांधी के वक्त का ध्यान है, यासर अराफात से के स्टेटमेंट्स में अभी बीच में जब ये इजराइल गए थे तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि एक इंग्लिश पेपर ने ये कोट किया था कि
अराफात हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरह बयान कर रहे थे उस वक्त। तो ये स्थितियां जो थी, क्या माना जाए कि हम अमेरिका की गोद में बैठ करके, क्यों नरेंद्र मोदी का हिस्सा नहीं है, इससे पहले से शुरुआत हो चुकी थी मनमोहन सिंह जी के वक्त से। ऐसा तो नहीं है कि हम अमेरिका के नजदीकियां बढ़ाते बढ़ाते और हम और मुल्कों से दूर होते चले जाएं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे मनमोहन सिंह हो। इसके अंकुर कांग्रेस के वक्त यानी कि यूपीए सरकार के वक्त से शुरू हो चुके थे। योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपके पास में आऊंगा डॉक्टर साहब। ऐसा है योगेंद्र जी, जहां तक हमारे सदन का सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सदस्य ये चाहते हैं कि भारत महान बने, भारत की विदेश नीति सफल हो, वहां कोई इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। अब सवाल आता है कि एक हमारे एनआरआई हैं, इंडियन डायस्पोरा है, उसको लेके अमित जी और नरेंद्र जी ने बात की। देखिए, डायस्पोरा है वो एक दूधारी तलवार होता है। डायस्पोरा किसके प्रति लॉयल्टी रहेगा, होस्ट कंट्री के प्रति रहेगा या अपने सोर्स या ओरिजिन वाले कंट्री के प्रति रहेगा, ये उस पर बहुत सी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इंडियन डायस्पोरा है वो इंडिया के प्रति लॉयल होगा या हम उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अगर वास्तविकता देखें तो इंडियन डायस्पोरा जो मजदूर यहां अरब कंट्रीज में गए हैं वो रिमिटेंस ज्यादा देते हैं, फॉरेन करेंसी ज्यादा भेजते हैं, और जो विकसित देशों में हमारा डायस्पोरा गया है वो खुद गया, अपने परिवार को ले गए, वहां सेटल हो गए, तो इंडिया की मदद नहीं कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। तो अब रहा कूटनीतिक दृष्टि से, तो कूटनीतिक दृष्टि से वो अगर भारत की मदद करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वहां उनके प्रति एक नफरत का भाव होगा, जो कि आजकल शायद कुछ सीमा तक होने लग गया है कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, भारत की बात करते हैं, हम कैसे रखें। ये हम भी करते हैं क्योंकि हर देश में एक राष्ट्रीयता की भावना होता है। अपने लोकल डायलेक्ट में अपन कहते हैं खाए कसम के गीत गाए बीरे के। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम डायस्पोरा से क्या गेन करना चाहते हैं या उसका भला करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस मामले में क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, आपने अमेरिका किसे हमारे रिश्तों के बारे में कहा। देखिए, अमेरिका पहले चीन और भारत पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था, दोनों पे लंबे समय तक। तो जब यह हुआ कि एशियन सेंचुरी आने वाली है, एशिया दुनिया का बहुत बड़ा लीडर होगा, तो अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान नाम का संगठन है उस पर फोकस किया, और अमेरिकन विद्वानों ने और थिंक टैंक ने कहा कि आसियान है वो केंद्र बिंदु है एशिया का। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आज आसियान कंट्रियां वो यूनाइट नहीं हो रहे हैं, एक आइडेंटिटी नहीं बन रही है जैसी यूरोप की बनी है, बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने भारत की तरफ, अमेरिका ने शिफ्ट किया, भारत ने प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड किया। भारत ने इसलिए किया कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारे आर्थिक हित पूरे होंगे, और बहुत से कारण हो सकते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी था। तो भारत ने उधर रेस्पॉन्ड किया, तो चाइना को भारत की नीयत पे संदेह हुआ। वो संदेह इसलिए हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलग अलग सिद्धांत बना रखे हैं। हमें एक यथार्थवादी सिद्धांत है कि हर देश अपने हित की पूर्ति करता है, लेकिन एक जो नया सिद्धांत आया है वो नव यथार्थवादी ये कहता है कि हर देश अपने हित की पूर्ति नहीं करता है, हर देश अपनी पोजीशन को डिफेंड करना चाहता है, उसको डिस्प्लेस करे। तो इंडिया चाइना को डिस्प्लेस कभी नहीं कर सकता, तो चाइना के लिए इंडिया चैलेंज नहीं है। लेकिन चाइना अमेरिका को डिस्प्लेस कर रहा है, चाइना नंबर 1 बनने वाला है। तो अमेरिका के नजदीक जब भारत गया तो चाइना को यह भय हुआ कि अमेरिका भारत को यूज करके मैं चाइना को डिस्प्लेस करना चाहता हूं या दुनिया का लीडर बनना चाहता हूं, तो भारत के थ्रू अमेरिका मेरे पे दबाव डालना चाहता है, और उसकी वजह से चीन में एक संदेह हुआ। एक तो ये कारण रहा। दूसरा यह हुआ कि भारत मंगोलिया में मदद करने के, भारत वियतनाम के साथ अच्छे संबंध बनाने लगे, चीन इधर दक्षिणी एशियाई देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ अच्छे संबंध बनाने लगे। तो दोनों तरफ एक संदेह का वातावरण बढ़ता गया। तो यह संदेह का वातावरण को कम करने के लिए क्या किया जाए, हमारे मीडिया हैं और थिंक टैंक हैं, उन्होंने दोनों ही देशों में कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया है। क्योंकि चीन और भारत, चीन चाहता है कि भारत मेरे साथ हो, भारत भी चाहता है, अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो चीन को साथ लेना पड़ेगा, और चीन और भारत की सभ्यता एक है, सभ्यता एक। मेरा सवाल है आपसे, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे कि रूस हमारा पारंपरिक दोस्त रहा है, नेपाल हमारे साथ में रहा है, और नेपाल की तो स्थिति छोटे भाई की तरह थी, लेकिन नेपाल का देखिए दूसरा वे हो सकता है, रसिया का नाराजगी का कारण एक अमेरिका की नजदीकी हमारी हो सकती है, चीन की नाराजगी का कारण भी एक यही है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी अकेले की वजह से ये कहा जा सकता है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे जो संबंध
बेहतर होने चाहिए थे, बदतर होते जा रहे हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला हर चीज नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है हमारा जो थिंक टैंक है, क्योंकि प्रधानमंत्री को थिंक टैंक एडवाइस करता है और थिंक टैंक में डिप्लोमेटिक कंटेंट है मेरे ख्याल से थोड़ा कम है। जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो नहीं है। वो भारत को एक क्रूर तरीके से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को महान बनाना चाहते हैं। एक स्लोगन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, बहुत अच्छी चीज है, हम सब चाहते हैं, लेकिन कूटनीति में हम थोड़े कमजोर हैं। और ये उसका मेजरमेंट यही है कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कूटनीति कमजोर है। और रशिया से हम इतने दूर हो गए हैं कि वापस नजदीक जाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, आप सभी बोलना चाहेंगे, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे दूसरे प्रधानमंत्री हो, क्या वास्तव में उनके विदेश के दौरों पर किसी तरह की चर्चा हो? चर्चा तब शुरू होती है कि जब इसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह भुनाने की कोशिश की जाए। जब आप भुनाते हैं तो प्रतिपक्ष भी उसी तरह से हमलावर होता है। यही बड़ी वजह है कि जो जानकारों का कहना है, या सूत्रों से, या फिर जो अब तक के लंबे समय से जो लोग अपना एक एक्सपीरियंस रखते हैं, उनका सबका कहना है कि पहले इस तरह से चर्चाएं विदेश नीतियों को लेकर के नहीं हुआ करती थी, जो अब हमारे बहस का मुद्दा बनती जा रही है। इसे अवेयरनेस भी कह सकते हैं, और इसे राजनीति का वो पहलू भी कहा जा सकता है जिसकी हिंदुस्तान को उम्मीद नहीं थी। हमें लगता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी है तो मुझे लगता है इस तरह की किसी तरह की चीजों कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती है। अगर 65 मुल्कों की यात्रा करके मोदी साहब अगर भुनाएंगे तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की हजमनी होगी, या आप खुद ही अगर उसकी समीक्षा रिपोर्ट्स अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं उठेंगे। खैर चलिए, रास्ते अपने अपने हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दिशा की करवट ले रही है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।